1991 एलपीजी रिफॉर्म से पहले भारत एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी था। फिर जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए तो इंडिया सर्विसेज सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो किया। अब एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर के साथ एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें इंडिया लैग कर रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं भारत के लिए व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, क्या कोर इश्यूज हैं। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक आया, ये जो आर्टिकल छपा है, ये द हिंदू में छपा है और इसमें बहुत यूनिक तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई हैं। तो मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आपको ये समझने की कोशिश करेगा व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो मैन्युफैक्चरिंग के बिना वो नहीं हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है व्हेन इट कम्स टू जीडीपी, उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से ये चैलेंजेस सॉल्व हो सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो एट द रूट ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पहले तो ये समझो कि 1991 ये जो रिफॉर्म्स हुआ था ना, एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था आपका 1991 में। एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था आपका 1991 में। अब इससे पहले क्या था? इससे पहले भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा था। ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा था। पर जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ तो सोच ये थी कि जब लाइसेंसिंग राज, ठीक है, 1991 से पहले लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज और ये जो परमिट राज है, जब ये खत्म होगा तो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका शेयर अब्रप्टली ग्रो करेगा। पर ऐसा जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, वैसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं मिला। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, 2023 की बात करें, तो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है, अगर हम जीडीपी से कंपेयर करें, तो वो है आपका 15 to 17%। 15 to 17%। और अगर इंडिया को एक सुपर पावर बनना है, एक ग्लोबल पावर बनना है, तो ये जो शेयर है जो अभी 17% है, इसे एटलीस्ट कम से कम 22 to 25% तक लेके जाना होगा। तो पहला जो थॉट था एलपीजी रिफॉर्म्स का, वो ये था, क्योंकि लाइसेंसिंग राज है, क्योंकि परमिट राज है, तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग का शेयर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा भारत में। पर जब 1991 रिफॉर्म्स हुए तो मैन्युफैक्चरिंग उतना ज्यादा ग्रो नहीं किया, सर्विसेज सेक्टर ज्यादा ग्रो कर गया। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर ज्यादा ग्रो कर गया। यानी कि अगर हम 1991 से पहले जाएं तो एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चर से हम डायरेक्टली सर्विसेज सेक्टर पर जंप कर गए, और बीच का जो सेक्टर है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं गया। इस वजह से इसका जो शेयर है वो भी अभी सिर्फ 17% है। तो ये एक आपका रूट कॉज है। अब इस आर्टिकल, ये जो पब्लिश हुआ आर्टिकल, इसमें बहुत कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। क्योंकि अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो सिर्फ लेजिस्लेशन के थ्रू ही नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, सिर्फ लेजिस्लेशन के थ्रू ही नहीं हो सकता है। कुछ सिस्टमैटिक इश्यूज हैं, कुछ एजुकेशनल इश्यूज हैं, जिन्हें रेक्टिफाई करने की, जिन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। तो सिस्टमैटिक इश्यूज क्या है? देखो, सिस्टमैटिक इश्यूज की अगर हम बात करें तो पहले तो ये समझो कि अभी जो एस्टिमेट आया है नेशनल इनकम का फॉर 2022 टू 2023, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो सिर्फ 1.3% है। ठीक है, 1.3% है, जो कि आपका एग्रीकल्चर और जितने भी सर्विसेज सेक्टर हैं इनसे बहुत ज्यादा कम है। 1.3% ग्रोथ बहुत कम होती है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, और वो भी भारत जैसे इतने बड़े देश में। ठीक है, भारत जैसे इतने बड़े देश में जहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा डिमांड है, वहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ सिर्फ 1.3% रिकॉर्ड की जा रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। तो अब सिस्टमैटिक इश्यूज में ये जो आर्टिकल है ये पिन पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान लेके जा रहा है कि जो हाउस होल्ड बिहेवियर है, यानी कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है भारत का, उसका मेन फोकस है बेसिक नेसेसिटीज पर। बेसिक नेसेसिटीज यानी कि फूड, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये कुछ चीजें बेसिक नेसेसिटीज हैं। तो इन पे जो कंज्यूमर है भारत का,
उसका ध्यान सबसे पहले इन बेसिक नेसेसिटीज पर है। और क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, खाना नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, हेल्थ नहीं रहेगी, शिक्षा नहीं रहेगी, तो आप फिर बाकी चीज क्या ही कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी नीड्स है, या इसे बेसिक नीड्स भी कहते हैं, ये जो प्राइमरी नीड्स है, इसी में सारा फोकस जो है वो कंज्यूमर्स का, जो भारत का हाउस होल्ड है उसका फोकस इस पे ज्यादा है। इसी वजह से जब सारा फोकस, सारा एनर्जी इसी पे चला जा रहा है, तो जो सेकेंडरी ऑप्शंस हैं, जो सेकेंडरी ऑप्शंस हैं उस पे भारत के जो हाउस होल्ड है, जो भारत का कंज्यूमर है, उसका उतना ध्यान ही नहीं जा रहा है। दैट मींस अगर ध्यान नहीं है सेकेंडरी चीजों पे, उतना फोकस नहीं है, तो डिमांड नहीं है। ठीक है, डिमांड नहीं। और मैन्युफैक्चरिंग में, अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, कोई भी देश हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में अगर ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है डिमांड। अगर डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो उस सेक्टर पे काम ही नहीं हो सकता। ये एक पॉजिटिव साइकिल होती है। डिमांड, डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से लेबर फोर्स, ठीक है, फिर लेबर फोर्स से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से फिर आपका मनी सर्कुलेशन। तो ये एक आपका एक पॉजिटिव साइकिल होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में डीप नहीं जाएंगे, बस ये समझ लो कि डिमांड नहीं है। क्योंकि डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि जो भारत के हाउस होल्ड है उनका बेसिक फोकस फूड, हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन में है, जो कि पोस्टपोन नहीं हो सकता भैया, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जब सारी एनर्जी इन्हीं सारी चीज में निकल जा रही है, तो सेकेंडरी जो डिमांड्स है उसमें उतना ध्यान ही नहीं जा रहा है। जब ध्यान ही नहीं जाएगा तो उतना डिमांड नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी तो उतनी सप्लाई नहीं रहेगी। यही चीज अगर हम कंपेयर करें डेवलप कंट्रीज से, जैसे कि अगर हम यूएसए की बात कर लें या सिंगापुर की बात कर लें, यहां पे जो इनकी पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, भारत के जो कंज्यूमर, जो भारत का हाउस होल्ड है, उनका जो पर कैपिटा इनकम है, उनका पर कैपिटा इनकम ज्यादातर बेसिक नेसेसिटीज पे खर्च हो जा रहा है, फूड, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन। उसके बाद चीजें बच नहीं रही हैं। जब उतना ज्यादा पैसे नहीं बच रहे हैं, पर कैपिटा इनकम नहीं बच रहा है, तो और चीजों का डिमांड नहीं हो सकता। वहीं अगर हम यूएसए और सिंगापुर जैसी डेवलप इकोनॉमीज की बात करें, तो वहां पे जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वहां पे जो फूड का शेयर है या जो बेसिक नेसेसिटीज है वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। तो जब पर कैपिटा इनकम फूड और बेसिक नेसेसिटीज पे कम से कम खर्च होगा, तो ऑब्वियस सी बात है और चीजों के लिए जो सेकेंडरी चीजें हैं उनका डिमांड जो है, उनका डिमांड जो है वो बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि सिंगापुर हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, तो एक पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के करीब है। तो वहां पे बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करना कंपेयर टू यूएसए और सिंगापुर, कंपेयर करना यूएसए और सिंगापुर, इसमें ये एक कंपेरेबल नहीं है। पर हाँ, जो इस आर्टिकल में जो कंपेयर किया गया वो यही बताया गया है कि जो पर कैपिटा इनकम है भारत का, वो बेसिक नेसेसिटीज पे ज्यादा खर्च हो जाता है, सेकेंडरी डिमांड का ऑप्शन नहीं बचता। वहीं अगर हम यूएसए, सिंगापुर और जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, वहां पे जो कंज्यूमर है उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो आपका फूड शेयर पे बहुत कम होता है, बेसिक नेसेसिटीज पे कम होता है। इस वजह से उनके पास सेकेंडरी डिमांड्स के ऑप्शन ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उनके यहाँ ग्रो कर सकती है, क्योंकि मैंने बताया डिमांड रहेगा तभी सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तभी आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकते। पहले आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओगे, उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था, ये आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलता, इसलिए रेफर किया जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो जितने भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स में वो चीजें बहुत ही रॉटन वे में सबको चीजें पता है, पर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे था। ठीक है, ये जो हिंदू में आर्टिकल आया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ेगा, मैंने तो आपको पूरा समराइज कर दिया है, पर एक बार खुद से भी आप रीड करेंगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। तो ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया है, इस वजह से स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा न्यूज़पेपर पढ़ना रेफर किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको पता चलते हैं। सेकंड है एजुकेशन। अब हम अपने एजुकेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहां पर सर्विसेज सेक्टर पर ज्यादा फोकस है। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर पर ज्यादा फोकस है। कैसे? अगर हम बात करें कि जो प्रॉपर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जो प्रॉपर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, उसका पेनिट्रेशन एजुकेशन में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, उसका एजुकेशन पेनिट्रेशन में बहुत ज्यादा नहीं है। ये कैसे पता चलता है? द रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बाय द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट रिवील करता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 75 कंट्रीज, द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशियाज आर एट द वेरी टॉप। ठीक है, आर एट द वेरी टॉप, व्हाइल इंडिया बेयरली मैनेजेस नॉट टू बी द लास्ट, यानी कि इस रैंकिंग में ही नहीं है। ठीक है, एक रैंकिंग है
प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट देश के स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है, वहां की रैंकिंग में जो ईस्ट एशिया है, ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशिया, वहां के देश टॉप पर हैं और इंडिया वहां पे बॉटम में है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आपका बहुत ज्यादा सर्विसेज सेक्टर की तरफ अलाइंड करता है, सर्विसेज सेक्टर की तरफ अलाइंड करता है। एंड इफ यू वांट टू एक्सेल इन मैन्युफैक्चरिंग यू नीड प्रॉपर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, you need proper industrial training, you need practical knowledge, ठीक है, you need skill based knowledge और skill based industrial training। तो ये सारी चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बेरली शायद 3 से 4% होगा। तो 3 चीजें जो हैं वो इस आर्टिकल में समझाई गई हैं, ठीक है, वो ये है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1991 का जो रिफॉर्म्स का टारगेट था वो ये था कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा, पर भारत सर्विसेज सेक्टर की तरफ बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, ठीक है। 1991 के रिफॉर्म्स में जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लाइसेंस राज, परमिट राज खत्म करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा, उसका शेयर बढ़ जाएगा, वो चीज नहीं हो पाई। सेकंड पर्सपेक्टिव दिखाया सिस्टमैटिक इश्यूज, यानी कि बिहेवियरल इश्यूज है। अगर हम भारत के हाउस होल्ड्स की बात करें तो उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा बेसिक नेसेसिटीज पर चला जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब बेसिक नेसेसिटीज पे पर कैपिटा इनकम के बाद कुछ ज्यादा बचता नहीं तो इस वजह से वो डिमांड जनरेट नहीं हो पाती। डिमांड नहीं जनरेट होगी तो सप्लाई नहीं होगा। और मैन्युफैक्चरिंग हब भारत तभी बन सकता है जब डोमेस्टिक सप्लाई होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब आप एक्सपोर्ट के बेसिस पे नहीं बन सकते हो। पहले आप अपने घर में, ठीक है, अपने देश में जब वो डिमांड जनरेट करोगे उसके बाद वो सप्लाई आएगी, जब वो सरप्लस सप्लाई आएगी उसके बाद आप एक्सपोर्ट पे रिस्क ले सकते हो। सिर्फ एक्सपोर्ट के बेसिस पे कोई बहुत बड़ा प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक तो लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, लॉन्ग प्रोसेस है, प्लस इसमें पैसा भी ज्यादा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है ये। और थर्ड क्या बताया, एजुकेशन। तो ये 3 जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक मैन्युफैक्चरिंग का इश्यूज जो है वो समझाया है। अब वे फॉरवर्ड में, ठीक है, कंक्लूड ये आर्टिकल में कर रहे हैं कि जो ट्रेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ठीक है, इस पे हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको इस तरह से डिजाइन करना होगा कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का रोल बढ़ाया जा सके, ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ ये आपका स्कूलिंग से होगा, ट्रेनिंग से होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा। ये एक होलिस्टिक चीज है, सिर्फ लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं होगा कि आपने कोई पॉलिसी इनेक्ट कर दी, ठीक है, आपने पॉलिसी बना दी मेक इन इंडिया, ठीक है, या कोई भी पॉलिसी, सिर्फ पॉलिसी से मैन्युफैक्चरिंग जो शेयर है वो नहीं बढ़ सकता, ठीक है। पॉलिसी के साथ एक होलिस्टिक कवरेज भी चाहिए, ठीक है। पॉलिसी के साथ, लेजिस्लेशन के साथ एक आपका होलिस्टिक कवरेज भी चाहिए, जो आपका एजुकेशन भी कवर कर रहा है, ट्रेनिंग भी कवर कर रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। पेपर वर्क्स को ईज करना, क्योंकि भाई इंडिया में अगर आप कोई कंपनी खोलने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क्स रहते हैं, तो इसको पेपर वर्क को कम करना हो, यानी कि तो ये सारी चीजें जब सारी चीजें इंटीग्रेट होगी अलोंग विद अ प्रॉपर पॉलिसी, तब जाके जो है जो मैन्युफैक्चरिंग का हमने टारगेट रखा है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 22 से 25% तक लेके जाना है, तब शायद हम इस डायरेक्शन में कदम बढ़ा सकें अगर ये सारी चीजें होंगी तो, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू द राइटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका आर्टिकल है। मैन्युफैक्चरिंग में आपसे सीधे अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेंस में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जीएस पेपर 3 में, तो आप ये जो पर्सपेक्टिव है एजुकेशन का, ठीक है, हाउस होल्ड बिहेवियर का, 1991 के रिफॉर्म्स का, ये एक इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा यूनिक आंसर है। आप अगर इसको पिन डाउन करोगे तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा यूनिक हो सकता है। तो ये पूरा लेक्चर था मैन्युफैक्चरिंग पे। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।